यानी कि राजनीतिक जीवन क्या रहा होगा, राजनीतिक जीवन क्या रहा होगा। अभी फिर से अपन वही काम करते हैं कि जब भी अपन वैदिक की बात करेंगे तो वैदिक को दो हिस्सों में तोड़ देंगे, हम इसको क्लासिफाई कर लेंगे। और जब क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास में दो ही क्लासिफिकेशन है, द फर्स्ट वन इज ऋग्वैदिक पीरियड एंड द सेकंड वन इज लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ भी दो ही हिस्सों में अपन इसको क्लासिफाई कर देते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। फिर से ऋग्वैदिक पीरियड क्या है, 1500 BC to 1000 BC. Then when it comes to later Vedic period, then it goes from 1000 BC to 600 BC. तो अभी हमें ये देखना है कि इस टाइम पीरियड के दौरान लोगों की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी और इस टाइम के दौरान लोगों की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, यानी कि पॉलिटिकल लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स आते हैं, हम उसकी स्टडी करेंगे यहाँ पे, है ना। स्टडी ऑफ चेंजेस। तो पॉलिटिकल लाइफ में क्या चेंज आई, यहाँ अपन बात करें तो चेंज को नोटिफाई करने के लिए, चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए हमें दोनों की पॉलिटिकल लाइफ को देखना होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर क्या पॉलिटिकल लाइफ लोगों की रही होगी। Political life during Rigvedic period, it means from 1500 BC to 1000 BC. This is the time period, this is the duration of Rigvedic period. Okay. सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट का फॉर्मेशन क्या था, स्टेट किस तरीके से बनता था या किस चीज को स्टेट कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ये देखते हैं अपन, यानी राज्य का स्वरूप। ठीक है, तो राज्य या राष्ट्र, है ना, स्टेट क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, ऋग्वेद जो पूरा का पूरा लिखा गया वो संस्कृत में लिखा गया है, तो ऑब्वियसली वहां स्टेट शब्द तो होगा ही नहीं। तो स्टेट को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, या तो राज्य कहते हैं या राष्ट्र कहते हैं। तब आपको पॉलिटिकल साइंस में देखने को मतलब पड़ेगा कि देखने को मिलेगा कि एक स्टेट में, एक राज्य में और एक राष्ट्र में क्या फर्क होता है। जब हम हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको राष्ट्रवादी मूवमेंट कहते हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट कहते हैं, तब कई हिस्टोरियंस इस पे एतराज जताते हैं कि ये राष्ट्रवादी मूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि तब तक जो राष्ट्र की आइडियोलॉजी थी, जो राष्ट्र की जो संकल्पना थी, राष्ट्र का जो आइडिया था, वो इंडिया में डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसको राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं कहा जा सकता। ये अलग अलग थेरीज है, अलग अलग हिस्टोरियंस की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर यूनिट क्या थी, पॉलिटिकल यूनिट क्या थी, व्हाट वाज द पॉलिटिकल यूनिट ऑफ दैट एरा, व्हाट वाज द पॉलिटिकल यूनिट ऑफ दैट एरा। पॉलिटिकल यूनिट, पॉलिटिकल यूनिट वाज जन। पॉलिटिकल यूनिट क्या थी इन लोगों की, जन। पॉलिटिकल यूनिट का सीधा सीधा मतलब यह है कि लोगों का एक समूह जिनके कुछ नियम हो। ठीक है, सोशल है, लेकिन जब उस पर रूल कैसे किया जाता है, वो कौन है जो उनका उनको उनकी उनको कमांड करेगा, है ना, उन पर राज कौन करेगा। तो जो मुख्य जो पॉलिटिकल यूनिट थी, जो सिग्निफिकेंट या बेसिक पॉलिटिकल यूनिट थी, वो थी आपकी जन। और जन का सीधा सीधा मतलब होता है, आप ये समझो कि जन मतलब क्या, जन मतलब एक कबीला, एक ट्राइब। जन मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल और ट्राइब। ठीक है, अच्छा, कोई ना कोई तो इनका हेड होता होगा, जैसे ट्राइब्स होते हैं तो ट्राइब्स के जो हेड होते हैं वो कबीले का सरदार होता है एक। तो यहाँ पे कबीले के सरदार के लिए, जो उसके मुखिया के लिए या उसके हेड के लिए जो टर्म इस्तेमाल किया गया है, वो टर्म इस्तेमाल किया गया है राजन। हेड का नाम क्या है, राजन। ठीक है, यही राजन आगे चल के क्या बनता है, राजा, किंग। क्लियर है भाई। अगर आप जन शब्द का इंपॉर्टेंस देखें कि ऋग्वैदिक पीरियड में जन शब्द का इंपॉर्टेंस क्या था, तो जन शब्द का जो मेंशन मिलता है वो 275 टाइम्स मिलता है। हाउ मेनी टाइम्स मेंशन्ड, 275 टाइम्स। किसका, जन का। तो आप देख सकते हो कि ऋग्वेद में अगर 275 बार किसी शब्द को बार 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 दोहराया जा रहा है, तो उस शब्द का कितना महत्व रहा होगा। ठीक है, ठीक। अगर अपन देखें कि शुरू से लेके, और जैसे आज अपने सबसे पहले क्या होते हैं, वार्ड होते हैं। वार्ड, बहुत सारे वार्ड मिलकर क्या बनता है, बनाते हैं, एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। बहुत सारी ग्राम पंचायतें मिलकर क्या बनाती है, एक पंचायत समिति बनाती है। बहुत सारी पंचायत समितियां मिलकर एक जिला बनाते हैं। बहुत सारे जिले मिलकर एक राज्य बनाते हैं, और बहुत सारे राज्य बनकर एक देश बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो फॉर्मेशन था, ये जो पॉलिटिकल यूनिट्स का फॉर्मेशन था, ये ऋग्वैदिक पीरियड में क्या रहा होगा। तो ऋग्वैदिक पीरियड में जो सबसे जो बेसिक यूनिट थी, वो थी आपकी गृह। गृह का
या फिर कुल। गृह का मतलब होता है होम, घर, है ना। बचपन में जब दीपावली का गृह कार्य दिया जाता तो लिखा ना गृह कार्य, घर पे करने वाला होमवर्क। तो गृह मीन्स होम, ठीक है। और इसका जो हेड होता था वो कहलाता था कुलपति या गृहपति। इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं अपन। सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, गृह या कुल। और इसके हेड को क्या कहते हैं, कुलपति या गृहपति। आज तो कुलपति वाइस चांसलर को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वाइस चांसलर नहीं है। यहाँ पे जो घर का जो मुखिया है, जैसे अपने घर के मुखिया अपने पिताजी है, तो पिताजी को क्या कहोगे, कुलपति या गृहपति। जो भी कुल का या घर का हेड है, मुखिया है, वो कुलपति या गृहपति है, ठीक है। बहुत सारे परिवार मिलके एक गांव बनाते थे, ठीक है, और उसको बोलते थे ग्राम। अगली यूनिट क्या है, ग्राम। और ग्राम का जो हेड होता था वो था ग्रामणी। मैं अंग्रेजी यहाँ पे कम लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो शब्द है ये सारे संस्कृत के वर्ड है। और संस्कृत के वर्ड को अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो आपके प्रोनाउंसिएशन में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इंग्लिश के साथ साथ में इनको हिंदी में लिखना भी जरूरी है ताकि इसको आप प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस कर सको। कुलपति, गृहपति, यहाँ पे हो जाएगा ग्रामीणी, गृह या कुल, ठीक इसी तरीके से ग्राम। तो कुछ कुल या कुछ ग्रह मिलके क्या बनाते थे, ग्राम बनाते थे। ग्राम का हेड कौन होता था, मुखिया कौन होता था, ग्रामीण होता था। और बहुत सारे ग्राम मिलके विष बनाते थे। विष में शय शलजम वाला, शय षटकोण वाला तो जहर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको हिंदी में लिखना जरूरी है, ठीक है। विषय, शय शलजम वाला। और इसका जो हेड होता था वो होता था विषपति। पति का मतलब ही होता है हेड, जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र का हेड, सभापति सभा का हेड, विषपति, ठीक है। बहुत सारे विष मिलके बनाते थे जन, ठीक है। बहुत सारे विष मिलके क्या बनाते थे, जन। और जो जन का हेड होता था अभी अभी अपन ने पढ़ा, राजन। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था ऋग्वैदिक पीरियड का, ऋग्वैदिक टाइम का, कि सबसे जो छोटी इकाई थी समाज की, या आप कह सकते हो कि स्टेट की। हालांकि स्टेट शब्द नहीं मिलता वहां पे, लेकिन फिर भी अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम की कल्पना करें कि वहां पे किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम रहा होगा, तो सबसे छोटी जो यूनिट है, जो सोशल यूनिट है, वो आपकी ग्रह है या कुल है। ग्रह और कुल मिलकर आगे ग्राम बनाते हैं, बहुत सारे ग्राम मिलकर विश्व बनाते हैं, बहुत सारे विश्व मिलकर जन बनाते हैं। और इन सबके हेड की बात करते हैं। अच्छा, जन सबसे बड़ी यूनिट है ना, सबसे बेसिक बड़ी यूनिट है। और जन का हेड राजन है, ठीक है। और कुछ कुछ एग्जाम्पल भी मिलते हैं, जैसे भरत, यदु, है ना, अनु, पुरु, तुर्वसु। अगर जन के एग्जाम्पल की बात करें, भरत, यदु, पुरु, तुर्वसु, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो ऋग्वेद में मेंशन्ड है जनों के, ठीक है। अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम रहा होगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऑफिशियल्स भी उसके अंडर में काम करते होंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी एक यूनिट को पॉलिटिकली रन करना बिना ऑफिशियल्स के ये पॉसिबल नहीं होता। तो जो भी राजन रहा होगा, उस राजन की हेल्प करने के लिए, उस राजन को असिस्ट करने के लिए, या उसकी एडवाइजरी के लिए, या उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसकी फंक्शनरी के लिए ऑफिशियल्स जरूरी होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऑफिशियल्स थे जिनका मेंशन अपन को मिलता है, ऑफिशियल्स ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है, टू असिस्ट द राजन। राजन कौन, हेड ऑफ द जन, क्लियर है। इन ऑफिशियल्स के लिए पर्टिकुलर टर्म मिलता है, वो मिलता है रत्निन। क्या टर्म मिलता है, रत्निन। देख लेना यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, ये नल है, रत्निन, है ना। रत्निन, जैसे इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, कि ये लोग कान में कुंडल पहनते थे, कुंडल इयरिंग्स, है ना, जो कान में पहनते हैं। जैसे मैंने पहन रखा है, मैंने इयरिंग्स नहीं पहन रखा है, लेकिन मैंने कान में कुछ ना कुछ तो पहन रखा है, ठीक है।
हमारे 16 संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में से, हालांकि 16 का पार्ट तो नहीं है ये, लेकिन संस्कारों में से एक का पार्ट है कर्ण छेदन। ठीक है, जब कान को छेदा जाता है तो ये एक रिलीजियस सेक्रामेंट है, संस्कार है। तो रत्निन क्या करते थे, कान में कुंडल पहन के रखते थे। ठीक है, इयरिंग्स पहनते थे ये लोग। क्लियर है भाई? अभी केवल 4 ही रत्निन थे। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कह दो या टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स कह दो, वो कितने थे? टोटल 4 इन नंबर। तो कौन कौन से थे? जो 4 थे। ठीक है, वैसे ऑफिशियल्स तो बहुत सारे थे। ठीक है, लेकिन उन ऑफिशियल्स में रत्निन 4 को ही कहोगे। ठीक है, जैसे मिनिस्टर तो बहुत सारे, लेकिन कुछ कैबिनेट मिनिस्टर भी तो होते हैं ना, जो बहुत मेन होते हैं। ठीक उसी तरीके से जो रत्निन है ये कैबिनेट मिनिस्टर है। क्लियर है? तो कुछ रत्निन के नाम मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? रत्निन के नाम में आप देखोगे तो पुरोहित, ग्रामणी, सेनानी, सूत, कर्मरा। पुरोहित, ग्रामणी, सेनानी, सूत, कर्मरा। ठीक है, पुरोहित, रत्निन, ग्रामणी, सेनानी, सूत, कर्मरा, स्पर्श, इष्ट और उपस्थि। ठीक है, स्पर्श, इष्ट और उपस्थि। ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखे हैं क्योंकि अंग्रेजी में अगर आप इन्हें लिखोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हो कि इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। पुरोहित, ग्रामिणी, सेनानी, सूत, कर्मरा, स्पर्श, इष्ट और उपस्थि। ठीक है, तो अगर आप रत्नन की संख्या, सॉरी ऑफिशियल्स की संख्या देखोगे तो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो टोटल कितने ऑफिशियल्स हैं? 8। लेकिन ये आठों के आठों रत्निन नहीं है, केवल 4 ही रत्निन है। और वो 4 कौन से हैं? शुरू के 4 आर कॉल्ड रत्निन्स। ठीक है, इन चारों को क्या कहते हैं? रत्निन कहते हैं। ठीक है, पुरोहित का तो मतलब आप समझ गए होंगे, द प्रीस्ट। हाँ, पुरोहित जो था वो राजा का सलाहकार होता था। ठीक है, एडवाइजर। पुरोहित क्या होता था? एडवाइजर टू द किंग। ग्रामनी होता था, वो अभी भी आपने देखा है, हेड ऑफ द ग्राम। जो भी ग्राम का हेड होता था उसको क्या बोलते थे? ग्रामीणी। सेनानी नाम से ही पता चल रहा है, कमांडर। और सूत, और क्या है? सूत। सूत एक्चुअली आपने अगर महाभारत देखी होगी तो कर्ण का नाम जरूर सुना होगा। कर्ण के लिए इस्तेमाल किया जाता है सूत पुत्र। सूत मतलब सारथी, जो कि कोचिंग का नाम भी है। हाँ, सारथी जो राजा का ड्राइवर होता है बैटलफील्ड में, जो राजा का रथ चलाता है ना। राजा का रथ चलाने वाले को क्या कहा जाता है? सूत। जो राजा का जो चैरियट होता है उसका ड्राइवर, है ना, रथ चालक, रथ को चलाने वाला। एक बड़ी कंट्रोवर्सी सी लगेगी जब आप महाभारत में एक प्रसंग देखते हैं कि अ, कर्ण को शूद्र माना गया है। कर्ण को क्या माना गया है? शूद्र। क्यों? क्योंकि कर्ण के जो पिता हैं वो सूत हैं, सारथी हैं। लेकिन ये बात गले इसलिए नहीं उतरती है कि अगर कोई राजा का सारथी होगा तो जाहिर सी बात है उसे जो वॉरफेयर है, जो बैटल की जितनी भी चीजें हैं उनमें बहुत बहुत एटॉम होना पड़ेगा, है ना, बहुत दक्ष होना पड़ेगा, कुशल होना पड़ेगा, तब जाके वो सारथी बन पाएगा। उसे वेपनरी की नॉलेज होनी चाहिए, रथ की नॉलेज होनी चाहिए, बैटलफील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, सारे चक्रव्यूह की नॉलेज होनी चाहिए। वो खुद भी अपनी रक्षा करने में समर्थ होना चाहिए। उस पर राजा की रक्षा का दायित्व भी होता है, जो भी रथ पे सवार होता है। तो इन सब के लिए उसे बहुत सारी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि बाई बर्थ तो ये सब हो नहीं सकता। और शूद्रों के लिए तो ये ट्रेनिंग मुश्किल काम लगता है उस समय में। तो जो सारथी होता था वो शूद्र तो कम से कम नहीं होता था। ठीक है, खैर,
हमारे समझने लायक बात यह है कि टोटल 8 तरह के ऑफिशियल्स होते थे, और उन 8 ऑफिशियल्स में 4 बहुत इंपॉर्टेंट होते थे जो कानों में कुंडल धारण करते थे। या आप कह सकते हैं कि इन जो 8 जो ऑफिशियल्स हैं या जो 8 जो मिनिस्टर्स हैं, उनमें से 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे। हालांकि वहां पे कैबिनेट शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी कैबिनेट मिनिस्टर का शायद मेंशन नहीं है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही मेंशन है, कैबिनेट का नहीं है। खैर वो पॉलिटिकल साइंस की बात है, आप उधर देखिएगा क्या मेंशन है क्या नहीं है। इनमें भी 4 जो थे वो 4 महत्वपूर्ण हुआ करते थे, और वो 4 कौन कौन थे? पुरोहित, ग्रामीणी, सेनानी और सूत। ठीक है। पुरोहित जो मुख्य सलाहकार होता था, ठीक है। अगर इन चारों में भी सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए, ठीक है, तो वो कौन था? पुरोहित। ठीक है। ग्रामीणी, सूत और अ, सेनानी, जो सेना का प्रमुख हुआ करता था। ये राजा के 4 रत्न हुआ करते थे, या 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते थे, या 4 बहुत इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे काउंसिल के अंदर। अभी बात करें कि अगर लोग थे, काउंसिल थी, उसके मेंबर थे, तो क्या कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी थे, या पॉलिटिकल कोई असेंबलीज भी थी, कोई काउंसिल भी थी? जैसे जिस आज देखा जाए तो हमारे यहाँ पर राज्यसभा है, लोकसभा है, विधानसभा है, जुडिशरी न्यायपालिका है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें भी ऋग्वेदिक टाइम में थी या नहीं थी? अभी अपन केवल ऋग्वेदिक टाइम की बात कर रहे हैं, लेटर वैदिक की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। जब भी अपन कोई एस्पेक्ट देखेंगे, वेदर इट इज रिलीजियस एस्पेक्ट और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ठीक है, और सोशल, तो सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करेंगे, देन अपन लेटर वैदिक की बात करेंगे। तो अभी अपन पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं ऋग्वेदिक लोगों की, ना कि लेटर वैदिक लोगों की। तो ऋग्वेदिक लोगों के अंदर जो राजन होता था, वो राजन को असिस्ट करने के लिए ऑफिशियल्स के रूप में 8 लोग होते थे, और उनमें से 4 को रत्निन कहा जाता था। ठीक है। अभी बात करते हैं अपन कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड, तो आप देखोगे कि टोटल 5 तरह की असेंबली होती थी। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 5 टाइप्स ऑफ असेंबलीज आर देयर इन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पहले की बात करें तो पहला होता था विदत। द फर्स्ट वन इज विदत। द फर्स्ट वन इज विदत। अगर अपन विदत की बात करें तो इसका जो मेंशन है वो 122 टाइम्स दिया गया है, सबसे ज्यादा मेंशन है इसका, 122 टाइम्स। मोस्ट सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है। ऋग्वेदिक पीरियड के दौरान अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई असेंबली है, कोई सभा है, कोई काउंसिल है, तो उसका नाम है विदित। ठीक है। एंड दिस वन इज द ओल्डेस्ट काउंसिल इन एंटायर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर भारतीय इतिहास में सबसे पुरानी किसी काउंसिल की बात की जाए, किसी असेंबली की बात की जाए, तो वो कौन सी है? विदत है। ठीक है। ऋग्वेद में इसका कितने बार मेंशन मिलता है? 122 टाइम्स मेंशन मिलता है। इसका काम क्या होता था? ये एक्चुअली जो रिलीजियस मैटर होते थे या जो सोशल मैटर होते थे, ठीक है, उनको डील करता था। रिलीजियस एंड सोशल मैटर्स, जो भी धार्मिक मामले होते थे, सामाजिक मामले होते थे, उनको डील करता था। यानी कि नहीं, रिलीजियस कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके ऊपर अगर कोई डिसीजन देगा, कोई बात करेगा, तो वो कौन करेगा? विदत करेगा। कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके बारे में बात करेगा, तो कौन करेगा? कोई विदत संस्था बात करेगी। ठीक है। अगर इसकी इसके कंट्रीब्यूशन की बात की जाए कि इसमें कौन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता था, तो उसमें समाज के सभी वर्गों का कंट्रीब्यूशन होता था, इंक्लूडिंग विमेन। कंट्रीब्यूशन, ऑल द क्लासेस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग विमेन। तो बताओ महिलाओं की स्थिति अच्छी थी या नहीं थी? अगर विदत के अंदर महिलाएं रिप्रेजेंट कर पा रही है
ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक पीरियड में अच्छी थी। ठीक है, अभी अपन दूसरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। पहले की बात कर ली विदित, अभी अपन दूसरे की बात करते हैं जिसका नाम है गण। दूसरी का नाम क्या है? गण, जन गण मन वाला गण। ठीक है, यह एक फैमिली इंस्टीट्यूशन था। ये एक फैमिली इंस्टीट्यूशन था। ठीक है, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है, अगर ये फैमिली इंस्टीट्यूशन है तो इसका काम क्या रहा होगा? फैमिली अफेयर्स को हैंडल करना। ध्यान रखना, अपन केवल ऋग्वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसका मेंशन देखें कितनी बार मिलता है, तो 46 टाइम्स इसका मेंशन मिलता है। इसका मेंशन कितनी बार मिलता है? 46 टाइम्स मेंशन्ड इन ऋग्वेद। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई समस्या? अभी अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में दो संस्थाओं के नाम देखें। पहला विदत, जिसका मेंशन 122 बार होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सोशल और रिलीजियस मामलों में डील करती है। ठीक है, इसमें समाज के सभी वर्ग भाग लेते हैं, इंक्लूडिंग विमेन, महिलाएं भी इसमें भाग लेती है, जो कि ये बताता है कि महिलाओं की स्थिति ऋग्वेद के समय में ठीक थी। दूसरे की बात करते हैं तो गण, जो कि 46 टाइम मेंशन्ड है। ठीक है, और ये फैमिली अफेयर्स को डील करती थी। तीसरी की बात करते हैं, तीसरी है सभा। द थर्ड वन इज सभा। द फर्स्ट वन वाज विदत, द सेकंड वन वाज गण, एंड द थर्ड वन इज सभा। ठीक है भाई, इस सभा का कितनी बार मेंशन किया गया है? 8 टाइम्स, है ना? 8 बार मेंशन किया गया है इसको। ऋग्वेद में 8 बार इसका मेंशन किया गया है। ये एलिट लोगों की सभा होती थी, है ना? काउंसिल फॉर ऑफ एलिट पीपल। एलिट पीपल का मतलब सीधा सीधा समझ जाओ, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। ठीक है, अच्छा, इसमें भी महिलाएं भाग लेती थी। पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन, यस, महिला इसमें भाग लेती थी। तो आप देख रहे हो कि महिलाओं की स्थिति कैसी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें भी महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है, सभा में भी महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है। और ये जो जुडिशियल मैटर होती थी, ठीक है, उसका काम करती थी। यूज टू डील विथ जुडिशियल मैटर्स। ठीक है, पहली वाली जो विदत थी वो किसके लिए काम करती है, कौन से मामलों को देखती है? पहली वाली देखती है आपकी सामाजिक और धार्मिक मामलों को, रिलीजियस और सोशल मामलों को। ठीक है, दूसरी जो गण है वो किसको देखती है? फैमिली अफेयर्स को देखती है। अभी भी फैमिली कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तीसरी जो है वो जुडिशियल मामलों को देखती है। ठीक है, जो भी न्याय का काम होता है वो ये करती है। आज की तारीख में आप देखते हो तो आज जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये आज की राज्यसभा के इक्विवेलेंट है ना? आज की राज्यसभा के इक्विवेलेंट है ये। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई? अच्छा, इसमें भी महिलाएं भाग लेती थी। अभी फोर्थ देखते हैं अपन। ये मिट क्यों नहीं रहा भाई? फोर्थ वन इज समिति। फोर्थ वन इज समिति। ठीक है, समिति का 9 टाइम्स मेंशन है।
कितने टाइम मेंशन है? 9 टाइम मेंशन है। ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि सभा थी। ऋग्वैदिक पीरियड के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सभा थी। ठीक है, इट वॉज ए काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जनप्रतिनिधि सभा, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है ना, लोकसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो हमारे लिए बहस करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं। हाँ? सेम वही काम इसका होता था, यानी आज की लोकसभा, टुडेज लोकसभा। आज की तारीख में देखें तो ये किसके किसके इक्विवेलेंट है? लोकसभा के हैं। ठीक है, और इसका काम क्या था? ये राज्य में राजा का चुनाव करती थी। काम क्या था? टू इलेक्ट द राजन, राजा का चुनाव करता था। इसके अलावा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते थे, ठीक है, उन सब का उन सबको देखती थी। धन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते थे उन सबको देखती थी, उनको चलाना इसका काम होता था। ठीक है, और इसका मेंशन कितनी बार है? 9 टाइम्स। कितनी बार मेंशन है इसका? 9 टाइम्स, तो लिख दिया होगा। ठीक, और सबसे लास्ट में अगर अपन देखें, लास्ट वाली है परिषद। वोट तो हो गई, अभी बात करते हैं अपन फिफ्थ काउंसिल की, और वो है परिषद। परिषद, तो अगर परिषद को देखें, इसका मेंशन कितनी बार है? तो 5 टाइम्स। कितनी बार मेंशनड है? 5 टाइम्स मेंशनड है। ठीक है, अच्छा, ये एक ट्राइबल काइंड ऑफ काउंसिल थी। और मिलिट्री एडवाइजरी, है ना, सैन्य सलाह देने के लिए इसका काम होता था। तो हमने देखा कि ऋग्वैदिक टाइम में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स के रूप में 5 काउंसिल्स थी। ठीक है, जिनका अलग अलग काम होता था। सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो उसके हिसाब से भी देख लेना कि सबसे ज्यादा मेंशनड कौन सी है, वो भी देख लेना कौन सी कितनी बार मेंशन है, कौन सी किस मामले के अंदर डील कर रही है। अभी अपन देखते हैं टैक्सेशन, कि ऋग्वैदिक टाइम में क्या टैक्सेशन हुआ करता था।